नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये 56वां भाग है और हम पढ़ रहे हैं चीन का भौगोलिक अध्ययन। चीन के अपवाद तंत्र के बारे में हमने जाना, जिसको हमने प्रशांत महासागरीय और अंतःस्थलीय आंतरिक अपवाद तंत्र जो चीन का है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब अगला जो भाग आता है वह है चीन की जलवायु का, क्लाइमेट ऑफ चाइना। तो चीन की जलवायु, जैसे कि हम जानते हैं, चीन का जो आकार है अत्यधिक विस्तृत है। तो विशाल आकार और स्थलाकृतिक विषमता, इसके अलावा सागर से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई, ये सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करती हैं। विशाल आकार, स्थलाकृतिक विषमता, सागर से दूरी, इसके अलावा सागर तल से ऊंचाई, प्रचलित पवने हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसके अलावा अक्षांशीय स्थिति है, देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार है, ये सब सारी चीज़ें जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित होती हैं। अब चीन की जलवायु की इन सभी विशेष, इन्हीं कारणों से क्या है, चीन के जलवायु में भी विविधता देखने को मिलती है। एक जैसी जलवायु यहाँ पर नहीं पाई जाती है। सागर तल से दूरी है, सागर तल से ऊंचाई है, इन सारी चीज़ों के कारण जो प्रभाव चीन की जलवायु पर पड़ते हैं, तो उसके कारण जलवायु में विषमता पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं, चीन मुख्यतः कौन सी जलवायु प्रदेश में आता है? मुख्यतः ये मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत चीन सम्मिलित है। चीन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, यानी हवाएं तो चीन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसूनी जलवायु अर्थात यहाँ पर हवाओं की दिशा के साथ मौसमी दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं, वैसे इसमें मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी कारण चीन में मौसमी जो दो ऋतुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई बनती हैं, या दो ऋतुएं हैं वो स्पष्टतः पाई जाती हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो हम देखते हैं शीत ऋतु में चीन में किस प्रकार की मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, शीत ऋतु। यानी चीन में शीत ऋतु में कौन सी मौसमी दशाएं पाई जाती हैं? जैसे कि हम जानते हैं, जो पश्चिमी भाग में गोबी का मरुस्थल है, वो गोबी का मरुस्थल जहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, न्यूनतम तापमान पाया जाएगा, गोबी मरुस्थल। ये क्या है, शीत ऋतु में उच्च दाब का बन जाता है। तो शीत ऋतु में गोबी का जो, यानी पश्चिमी भाग में स्थित गोबी मरुस्थल जो है वो उच्च वायुदाब का केंद्र यहाँ पर बन जाता है। अब हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी। स्वाभाविक सी बात है, उच्च वायुदाब का केंद्र पश्चिम में स्थित है, तो पश्चिमी जो भाग है उससे हवाएं क्या होंगी, पूर्व की ओर चलती हैं। उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जिससे हवाएं
पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थात ये हमारे सथल से सागरीय भाग की ओर चलने लगती हैं। अब सथल से सागरीय भाग की ओर चलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है, पवनें कैसी होंगी? शुष्क एवं ठंडी या शीत हम कह सकते हैं। तो ये जो उच्च वायु दाब का केंद्र पश्चिमी भाग में गोबी के मरुस्थल में बनता है, यहाँ से ठंडी हवाएं हैं वो चलती हैं पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूरा जो चीन है उसमें एक प्रकार से ये ठंड का माहौल है या सर्दी है वो उत्पन्न कर देती हैं। इससे उत्तरी चीन में जो तापमान है वो हिमांक से नीचे चला जाता है। इन पवनों के प्रभाव से उत्तरी जो चीन है, यानी ये उत्तरी चीन का जो भाग है उसमें चीन में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। तो उत्तरी भाग में तापमान हिमांक से नीचे चीन में चला जाता है इन ठंडी हवाओं के प्रभाव से, और कड़ाके की ठंड पड़ती है। उत्तरी चीन के औसत तापमान की अगर हम बात करें तो उत्तरी चीन में औसत तापमान क्या रहता है? -6 डिग्री सेल्सियस। -6 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में उत्तरी चीन में तापमान देखने को मिलता है। मध्य चीन में लगभग तापमान रहता है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मध्य चीन तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। उत्तरी चीन में तापमान -6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। वहीं अगर हम दक्षिणी चीन की बात करें तो तापमान है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के पास पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सागरीय प्रभाव देखने को मिलेगा। दक्षिणी चीन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है वो औसतन रहता है। तो ये शीत ऋतु में तापमान का यहाँ पर हम देख सकते हैं वितरण कि उत्तरी चीन में औसत तापमान है वो -6 डिग्री सेल्सियस, मध्य चीन में 4 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी चीन में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो शीत ऋतु में देखने को मिलता है। अर्थात शीत ऋतु में तापमान उत्तरी भाग में अत्यधिक कम पाया जाता है। अब अगर हम समताप रेखाओं के हिसाब से देखें तो ये मंचूरिया वाला क्षेत्र या उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र की अगर हम बात करें, पूर्णतः उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, -15 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो इस क्षेत्र से गुजरती है। -15 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो इस भाग से गुजरती है। इसके बाद में अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो -10 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है वो इस क्षेत्र से गुजरती है। इसके अलावा थोड़ा सा मध्य भाग की तरफ जाएं तो मध्य या हम कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर ये जाती है -15 डिग्री सेल्सियस की रेखा। इस तरह से -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री की जो रेखा है वो इस भाग से चीन के गुजरती है। शीत ऋतु की हम रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, ताप रेखाओं की। अब 0 डिग्री की जो रेखा है वो इसके जस्ट थोड़ा सा दक्षिण से होकर के गुजरती है, ये है 0 डिग्री की। अब इससे थोड़ा और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो 5 डिग्री की, फिर 10 डिग्री की और फिर 15 डिग्री की रेखाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। 5 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद में जस्ट इसके नीचे 10 डिग्री सेल्सियस की, और इसके नीचे यहाँ दक्षिणी भाग में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो देखने को मिलता है। ये समताप रेखाओं का जो हमने वितरण देखा है ये
शीतकाल में अब शीतकाल की हम जानते हैं जनवरी में ये समताप रेखाएं खींची जाती हैं। शीतकाल में तापमान का वितरण हम कह सकते हैं चीन में शीतकाल में तापमान का वितरण ये कब है? जनवरी की समताप रेखाएं हैं ये जनवरी में। जैसे कि हम जानते हैं शीतकाल का जो तापमान है वो जनवरी में और ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो जुलाई में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे क्या है, ये शीतकाल में समताप रेखाएं खींची गई हैं जनवरी की, और जो -10 डिग्री सेल्सियस की रेखा पश्चिमी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग है -15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जो लगभग थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ और दक्षिण पश्चिमी जो भाग है 5 डिग्री सेल्सियस, उससे दक्षिण में हम आएंगे 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में दक्षिण में 5 यानी नीचे की तरफ यानी दक्षिणी भाग की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तापमान है वो बढ़ता चला जाएगा 5, 10, और दक्षिणी भाग या दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसमें तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये था शीत ऋतु में चीन में तापमान का वितरण। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु में ताप वितरण। अब ग्रीष्म ऋतु में जैसा कि हम जानते हैं जो मरुस्थलीय भाग है, विशेषतः जो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, न्यून दाब का केंद्र बन जाएगा। न्यून दाब का केंद्र बनने से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से और हिंद महासागरीय क्षेत्र से जो पवनें चलती हैं वो पहुंचेंगी जल भाग से सतल भाग की ओर और वर्षा करेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु में जैसा कि हम जानते हैं मध्य एशिया निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिससे हवाएं हैं वो प्रशांत सागरीय जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा वहां से सतलीय भाग की ओर चलेंगी, जो कि आर्द्र होंगी और क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। इसमें मध्य एशिया और गोबी के मरुस्थल वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। मध्य एशिया निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तथा हवाएं प्रशांत से मध्य एशिया की ओर चलती हैं। अर्थात हवाएं हैं वो सागरीय भाग से सतलीय भाग की ओर चलने लगती हैं। तो इस प्रकार जो मध्य एशिया का निम्न दाब का केंद्र है या जो गोबी के मरुस्थल वाला जो निम्न दाब का केंद्र बनेगा वहां पर हवाएं प्रशांत महासागर से चलेंगी, यानी सागरीय भाग से सतल की ओर चलेंगी। ये कैसी होंगी फिर, आर्द्र एवं उष्ण। आर्द्र एवं उष्ण होंगी तो ये क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। इससे तापमान भी बढ़ेगा। अब इस समय उत्तरी पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलता है, और इसके अलावा दक्षिणी भाग की अगर हम बात करते हैं तो 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो देखने को मिलता है। एक बार हम चीन में ग्रीष्म ऋतु की समताप रेखाओं के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो समताप रेखा ये बनेगी 25 डिग्री सेल्सियस की। यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा यानी उच्च ताप, ये यहाँ पर समताप रेखा बनेगी 30 डिग्री सेल्सियस की। तो इस प्रकार जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर उच्च तापमान है वो देखने को मिलता है। उच्च ताप अर्थात जो
वायुदाब कैसा होगा, न्यूनतम। यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की जो समताप रेखा है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली रेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में 25 वाली रेखा की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र से ये है 25 डिग्री की, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो इस भाग में, यानी उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग से लेकर के उत्तरी पूर्वी भाग तक ये चली जाती है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर एक केंद्र बनेगा जिसमें तापमान होगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं उनका इस प्रकार से वितरण ग्रीष्म ऋतु में देखा जाता है, यानी ग्रीष्मकालीन समताप रेखाएं हैं ये। और ये कब की हैं, जुलाई, ग्रीष्मकालीन समताप रेखाएं। ग्रीष्मकालीन समताप रेखाएं, और ग्रीष्मकालीन समताप रेखाएं ये होती हैं जुलाई माह के अनुसार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी भाग और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें तापमान है वो अधिक रहता है, और जो मध्य भाग है उसमें हम ये कह सकते हैं कि तापमान इन दोनों भागों की तुलना में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा, मध्य एशिया और चीन का जो पश्चिमी भाग है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बनने के कारण समुद्री हवाएं या जो प्रशांत महासागरीय हवाएं हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं और यहाँ पर आर्द्र हवाएं आती हैं, जिससे इस क्षेत्र में वर्षा होती है। पूरे चीन में भी जैसे इन हवाओं के कारण क्या है, वर्षा होती है। तो ये था चीन में ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाओं का वितरण, किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाएं हैं वो विस्तृत पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर मुस्तली भाग है जिसको तकला माकन वाला, और ये जो मंगोलिया और यहाँ पर कौन सा है, गोबी का मरुस्थल है। तो ये मरुस्थलीय भाग यहाँ पर फैले हुए हैं, जिनसे ये वाला जो भाग है यानी मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पर क्या है, यहाँ ग्रीष्म काल में तापमान है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है और इस क्षेत्र में भी तापमान ज़्यादा है। इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा होने का कारण समुद्री प्रभाव को भी हम कह सकते हैं, समकारी समुद्री प्रभाव भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर शीत ऋतु में भी तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा रहता है। ये मंगोलिया और जो चीन का भाग है जहाँ पर क्या है, गोबी का मरुस्थल है वो फैला हुआ। ये ठंडे मरुस्थलों में हम कह सकते हैं, शीत मरुस्थलों में इसको या शीतोष्ण मरुस्थलों में इसको सम्मिलित किया जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं चीन में वर्षा का वितरण प्रारूप किस प्रकार का है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जो है वो चीन की जलवायु के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, जिसके कारण शीतकाल में यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। शीतकाल में गोबी के मरुस्थल और तकना माकन वाला जो मरुस्थल है वो निम्न उच्च वायुदाब के केंद्र बन जाते हैं, जिससे क्या है, यहाँ से हवाएं हैं वो इधर पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लग जाती हैं, जिससे पूरे जो चीन का तापमान है वो कम हो जाता है शीतकाल में। और ग्रीष्म काल में ये विपरीत क्या हो जाते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र, जिससे क्या है, हवाएँ हैं वो यहाँ पर सागर से सतल की ओर चलने लगती हैं। अब चीन की वर्षा की अगर हम बात करें तो चीन की 90% वर्षा है वो ग्रीष्म काल में और मानसूनी हवाओं से होती है। 90% वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी पवनों द्वारा होती है। इसके बाद में वर्षा के प्रारूप की बात करें, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से वर्षा होती है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने से और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, यानी इस तरह से जाएंगे तो वर्षा क्या होगी, घटेगी, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा घटेगी। यानी दक्षिण से उत्तर तथा
पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा घटती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, यानी इधर गोबी जो मरुस्थलीय क्षेत्र की तरफ जाएंगे, या इसका उत्तरी पूर्वी भाग है मंचूरिया वाला क्षेत्र है, उस तरफ जाएंगे तो वर्षा का प्रारूप क्या होगा, कम होगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर तकलामाकन वाला क्षेत्र है, या इसके जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, वर्षा घटती है। यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर चीन में वर्षा का प्रारूप है वो घटता है। चीन का जो सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है, यानी दक्षिणी विशेषतः सिक्यांग नदी की घाटी वाला क्षेत्र और यूनान के पठार वाला क्षेत्र जो है, यूनान पठार और सिक्यांग घाटी, ये ज़्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, यहाँ पर चीन में वर्षा है वो ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा होती है। इसके अलावा अगर हम मध्य चीन की बात करें तो मध्य चीन में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा मध्य चीन में होती है, दक्षिण में 200 सेंटीमीटर, मध्य में इसके 75 सेंटीमीटर और उत्तर में लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तरी चीन की बात करें तो 50 से 55 सेंटीमीटर वर्षा है वो इस उत्तरी चीन के भाग में होती है। उत्तरी चीन के जो भाग हैं, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये लगभग औसतन 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करता है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी चीन के जो मरुस्थलीय भागों की बात करें, यानी ये मरुस्थलीय भाग जो है, तकलामाकन वाला जो क्षेत्र है, ये 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की प्राप्ति करता है। ये यहाँ पर 50 से 55, और ये वाला भाग भी इसमें आ जाएगा, गोबी के मरुस्थल वाला भी, जिसमें वर्षा है वो लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब पश्चिमी और आंतरिक मंगोलिया, इसके अलावा तारिम बेसिन वाला जो क्षेत्र है, तारिम बेसिन 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। आंतरिक मंगोलिया वाला भाग है वो भी 15 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा की प्राप्ति करता है। तो ये कुछ एक क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ पर कई वर्षों तक वर्षा होती भी नहीं है। जो आंतरिक मंगोलिया भाग है उसमें बहुत ही कम वर्षा होती है। इसके अलावा जुंगेरियन जो बेसिन है, यानी तारिम बेसिन के उत्तर वाला भाग, जुंगेरियन बेसिन में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये वर्षा कब किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ से जुंगेरियन बेसिन में चीन के वर्षा होती है। इसके अलावा चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर प्रबल तूफान आते हैं, जिनमें 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा वाली पवनें हैं वो चलती हैं, और उन तूफानों को क्या कहते हैं, टाइफून। टाइफून से इसका दक्षिणी पूर्वी भाग और पूर्वी भाग है वो ज़्यादा प्रभावित रहता है, जहाँ पर टाइफून के आने से तीव्र वर्षा होती है, घनघोर वर्षा इनके द्वारा होती है। और ये लगभग कब आते हैं, ग्रीष्म काल में ही आते हैं। तो अधिकांश वर्षा ये जो, अगर हम टाइफून की बात करें तो मई से सितंबर में टाइफून है वो ज़्यादा आते हैं, मई से सितंबर में ज़्यादा वर्षा टाइफून के द्वारा दक्षिणी पूर्वी भाग में होती है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, मध्य भाग 75 सेंटीमीटर, उत्तरी भाग है वो 50 से 55। कुछ विशेष क्षेत्र आंतरिक मंगोलिया है, या फिर दक्षिणी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तारिम बेसिन है, जुंगेरियन बेसिन है, ये लगभग 15 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, यानी कम वर्षा की ये प्राप्ति करते हैं। 25 सेंटीमीटर से अगर हम कम वर्षा वाले क्षेत्रों की बात करें तो लगभग ये उत्तरी भाग, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है वो पूरा का पूरा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सम्मिलित होता है। इसके बाद हम अगर 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा की बात करें तो यहाँ से पतली पट्टी के रूप में, और ये पूरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, ये 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। 75 से 100 सेंटीमीटर की बात करें तो ये बीच का जो पूरा भाग बच गया, ये 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, और ये नीचे वाला भाग है ये 75 से अधिक कहीं, या 150 सेंटीमीटर से भी अधिक 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करता है। तो ये चीन का वर्षा प्रारूप था। चीन में जो अधिकांश वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, लगभग 90% वर्षा मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। दक्षिणी भाग में 200 सेंटीमीटर, मध्य भाग में 75 से 100,
उत्तरी भाग में 50 से 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी जो भाग है या मरुस्थलीय जो भाग हैं वो 25 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा की प्राप्ति करते हैं। तो ये थी चीन की जलवायु। धन्यवाद।